Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today it's my third lecture in respect of the law of tort. So in previous my two lectures I has been explained in respect of the definition of the torts and what is tort and each and everything I has been explained. Today my lecture is in respect of the essentials of the torts or the elements in torts. That are the same thing. In chapter number 2 it is clearly discussed. The essential of the torts or the elements of torts have four parts, or we can say that there is the four things or four elements or the four essential of the torts are included in chapter number 2. Number first is the damage. Number 2 is the intention. Number 3 is the malice, and number 4 is motive. मतलब कि जो इसके एलिमेंट्स हैं टॉर्ट्स के या एसेंशियल ऑफ द टॉर्ट्स हैं वो चार हैं. नंबर ये है कि डैमेज हो, डैमेज की फिर उसके अंदर जो है इंटेंशन है, फिर मैलिस है मतलब बदनीति हो बंदे की, और जनाब अली नंबर 4 पे आ जाता है मोटिव, कि मोटिव हो. जब ये चीज़ें होंगी तो ही आपका जो केस है लॉ ऑफ टॉर्ट के अगेंस्ट जो है वो जा कर के बनता है. अब जो एलिमेंट्स इन टॉर्ट्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिमेंट्स इन टॉर्ट इन द प्रोसीडिंग चैप्टर वी हैव सीन, प्रीवियस चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, दैट इन एवरी टॉर्ट देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट, कोई गलत काम होना चाहिए फिर टॉर्ट बनेगा. एंड लीगल डैमेज और इंजरी, कोई लीगल कानूनी डैमेज हुआ हो, या इंजरी का मकसद ये होता है कि कोई ज़ख़म की बात नहीं है, कोई मेंटल कोई स्ट्रेस दे, कोई इस तरह की मतलब कोई इंजरी हो. फाइनेंशियल इंजरी भी होती है, मेंटल इंजरी भी होती है, फिज़िकल इंजरी भी होती है, इंजरीज़ की भी फिर किस्में हैं. एंड दैट एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स डैमेज. इट इज़ नॉट एवरी डैमेज दैट इज़ डैमेज, हर डैमेज जो है वो डैमेज नहीं होता. इन द आई ऑफ द लॉ, डैमेज एज अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी parlance is not actionable without the coexistence of injury. Though legal damage is merely a legal fiction. For in certain cases it assumes a fictitious loss to have occurred. कोई भी ऐसा लॉस हो नज़र आए, फर्जी ही ना हो भले लेकिन हो ज़रूर, कोई मेंटल कोई धचका, कोई ऐसी चीज़ फील हो उसके उससे जो है कि भाई आपने ऐसा काम कर दिया है कोई कि जिससे अगले बंदे को जो है एक मेंटली कोई ऐसा धचका लगा है, फिर वो मतलब है कि कोई जानबूझकर किया हो या जानबूझकर ना किया हो, ये एक अलग चीज़ है. लेकिन भले जानबूझकर ना ही किया हो, लेकिन फिर उसके पीछे ये देखा जाएगा कि इसने अगर जानबूझकर नहीं किया तो इसके पीछे क्या अवामिल थे कि उससे ये चीज़ हो गई. जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कि एक बंदा स्पीड में गाड़ी वहाँ से गुजारता है, उससे आपको एक धचका फील होता है कि भाई ये अब मुझे लग जाती, सपोज़ लगी तो नहीं लेकिन एक उसको धचका हुआ, वो धचके का वो केस लेके कोर्ट में चला गया स्टॉर्ट्स के प्रिंसिपल के तहत. तो वो यही कहेगा जी मैं कितनी भी स्पीड में जाऊं मेरी गाड़ी है. लेकिन ऐसा नहीं होता, हर जगह पे एक स्पीड की लिमिट है. अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करके जा रहा है तो वो आपका टॉर्ट बन गया, टॉर्ट का केस बन गया उसके अगेंस्ट कि उसने ओवर स्पीड की, जबकि वो रोड जो था वो ओवर स्पीड का नहीं था. ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए. फिर जनाब वाली डैमेज एंड कंपनसेशन की जो है डिस्टिंक्शन लिखी हुई है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें फ़र्क क्या है. अब ये है 1995 सिविल लॉ केसेस पेज नंबर 83 का केस इसमें डिस्कस किया गया है
कि डैमेजेस कंपनसेशन में क्या फ़र्क है। डैमेज तो आप लेंगे ही, अब एक कंपनसेशन अवार्ड है कि अगर कोई ऐसा काम हो जाता है कि जनाब अली कोई लीगल इंजरी हो जाती है, लीगल डैमेज हो जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट जो होगा वो उसको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन डैमेज में ये है कि किसी ने आपकी जो है इज़्ज़त को उछाला है तो आप डिफामेशन में जाएंगे, उसके अगेंस्ट जो है आप डैमेजेस क्लेम करेंगे, कोई कंपनसेशन तो आप क्लेम नहीं करेंगे। तो जनाब उसके बाद फिर आ जाता है मेलिस। Malice is not a necessary ingredient to the maintenance of an action in tort where damage is occasioned by a wrongful act, that is, an act which the law esteems an injury. Malice, in common acceptation, means ill will against a person. देखें, आप जब किसी पर्सन के ख़िलाफ़ कोई इल विल रखें, बदनीयती रखें और उसके अगेंस्ट आप कोई ऐसा कदम उठाएं कि जनाब उसकी आप बदनीयती से आप उसकी रेपुटेशन को ख़राब करें, उसके ख़िलाफ़ कोई गलत सलत कोई केस आप दाखिल कर दें जिसका आपका केस ही नहीं बनता था, और आप उसको किसी भी कीमत पे उसको ख्वार व जलील करना चाहते हैं, तो वो आपकी बदनीयती पे जो है वो माना जाएगा। ये भी टॉर्ट्स का एक एलिमेंट है और जो है एसेंशियल्स में है इसके टॉर्ट्स में। फिर इस मैलिशियस की भी जो है वो जो है इसके भी जो हैं तकरीबन 5 जो हैं काइंड से आप कह लें या एसेंशियल एलिमेंट्स आप कह लें, वो भी इसके भी फिर आगे 5 हैं। नंबर 1 आ जाता है डेफामेशन, कि आप कोई ऐसा कोई पोस्टर लगा दें किसी के लिए, कोई जनाब अली आप जो है अपना क्या कहते हैं इंटरनेट पे उसके ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसे कोई वर्डिंग कोई ऐसी बात आप उसके ख़िलाफ़ उछाल दें उस बंदे के ख़िलाफ़, तो उसको आप डिफेम करें किसी ऐसी बात को लेकर के कि वो बात उस बंदे से रिलेटेड ना हो। तो जनाब नंबर 2 पे आ जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब कि झूठा मुकदमा, आपने बदनीयती पे किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा, कोई झूठा दावा, कोई झूठी FIR, कोई इस तरह का कोई आपने किसी के ऊपर दावा वगैरह दाखिल कर दिया है, तो जनाब अली वो आ जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में। और इसके अगेंस्ट भी आप जो है वो डैमेजेस का ही केस दाखिल कर सकते हैं, और उसको अगर आप प्रूव कर जाते हैं तो फिर आप अपनी जो आपको आपकी मेंटल एगोनी हुई है, जो आपको मेंटल टॉर्चर हुआ है जनाब अली, जो आपको एक ट्रबल हुई है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। फिर आप जितनी भी अपनी इज़्ज़त समझें कि आपकी इज़्ज़त 1 करोड़ के बराबर थी, 2 करोड़ के बराबर थी, 10 करोड़ के बराबर थी या लाख रुपए के बराबर थी, आप वो क्लेम रखेंगे। लेकिन वो क्लेम जो है आपके डेफामेशन जो भी बनती होगी या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आपको जो मेंटल टॉर्चर हुआ होगा, वो फिर कोर्ट ने डिसाइड करना है कि आपको कितना जो है आपकी अपनी कितनी है औकात कितनी है, उस हिसाब से फिर उन्होंने उस कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जुर्माना और ये वो जो भी डैमेजेस आपका लगाना होगा वो लगाएंगे। ठीक है जनाब अली। इसके बाद नंबर 3 आ जाता है विलफुल एंड मैलिशियस डैमेजेस टू प्रॉपर्टी, यानी माने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, किसी की गाड़ी खड़ी है उसका शीशा तोड़ देना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करवा देना, या जनाब अली मतलब प्रॉपर्टी तो फिर प्रॉपर्टी है, मूवेबल भी है इमूवेबल भी प्रॉपर्टी है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करवा देना, प्लाट पे कब्ज़ा करवा देना, ये चीज़ आ जाती है। मेंटेनेंस एंड सरेंडर ऑफ टाइटल, ये भी 2 चीज़ें हैं, ये भी सी के अंदर आ जाती हैं। ये भी मैलिशियस की जो है अपना जो है किसी को जो है मतलब है कि ज़ोर बार रखना लीगली, उसको जो है ऐसे मसले में अड़ा देना कि वो उस मसले में हो ही ना, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जनाब अली इसके जो एलिमेंट्स हैं टॉर्ट्स के वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। मैंने पहले बताया था आपको कि इसके कोई सेक्शंस तो होते नहीं हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आप कोई केस दाखिल करेंगे डैमेजेस का, तो इसको जो है ले करके इसके प्रिंसिपल्स को टॉर्ट्स के जो हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे, तो ही आपका देखा जाएगा कि इसके है अपना क्या कहते हैं मेंटेनेबल है या नहीं है, तो उसमें देखा जाएगा। फिर जनाब आ जाता है इंटेंशन मोटिव, कोई ऐसा कदम जो आप जाने माने उठाएंगे कि जनाब मुझे तो उसको लॉस ही देना है,
तो उस लॉस का जो, जहाँ पर एक इंटेंशनली जो लॉस देंगे आप किसी बंदे को, तो उसमें आप जो डैमेजेस क्लेम करेंगे वो आ जाएगा कंपनसेशन के ज़िम्मे में, कि आपको अगर लॉस हो गया तो अब उसको जो है वो कंपनसेट करेगी कोर्ट, आपको उसका मुआवजा लेकर देगी। साथ में आपको डैमेजेस तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन वो डैमेजेस जो है वो कंपनसेशन की शक्ल में होंगे। अगर किसी ने आपका एक नुकसान कर दिया है, इंटेंशनली मोटिव था उसका कि जी मुझे ये लॉस करना है इस बंदे का, और उस बंदे का वो लॉस हो जाता है 1,00,000 रुपये का, तो अब उसका लाख का तो लॉस हो गया, वो तो उसका कंपनसेट होगा ही होगा। साथ में जो उसको मेंटल टार्चर हुआ है, जो उसका वक्त ज़ाया हुआ है कोर्ट में आने का जाने का, वाट्स ओवर एक्स्ट्रास जितने भी हुए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर फिर उसको भरने पड़ते हैं, जो इंटेंशनली कोई मोटिव उठाया जाता है। तो जनाब अली, इसके बाद है ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर पूरा। ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें है केस लॉज थोड़े दिए हुए हैं, जो कि डिसाइड हुए केसेस हैं वो दिए गए हैं। ये 3 पेज पे ही मतलब 6 पेजेस हैं, तो 6 पेजेस पे ये एक ही चैप्टर है, तो इसको आप थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। तो इसके बाद आ जाता है पर्सनल डिसेबिलिटीज़ का चैप्टर नंबर 3। तो इसको जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि इसके जनाब कोई सेक्शंस वगैरह हैं नहीं, इसके हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंसिपल्स। इसका पेपर भी बहुत सादा सा ही होता है, लेकिन सिर्फ बात ये कि अगर आपने इसके जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या इसकी टॉर्ट्स की डेफिनेशंस हैं 2-4, वो आपको जहन में होंगी, और आगे के जो चैप्टर्स हैं थोड़े ज़्यादा वो आपके जहन में होनी चाहिए। इसका इम्पेक्ट क्या है पाकिस्तानी लॉ के ऊपर, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपका पेपर जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब ये डिसेबिलिटी इज़ ऑफ अ पर्सन का जो है, इसके अंदर अलाइन एनिमी कन्वेक्ट जनाब अली मैरिड वूमेन, एक्शन बाय वाइफ अगेंस्ट हस्बैंड, और जो है सही कॉरपोरेशन, इसके साथ जो इन्फेंट, इंसॉल्वेंट, ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और ये भी इसके अंदर बताया गया कि कौन जो है वो पाकिस्तान के अंदर केस दाखिल नहीं करा सकता इस चीज़ को लेकर के। तो ये भी एक सवाल आ सकता है कि हु कैन नॉट बी सूड इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर हैं सॉवरेंस हैं, फॉरेन सॉवरेंस हैं, फिर एम्बेसडर्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इन्फेंट्स एंड लेंटेक्स हैं, मैरिड वुमेन, ट्रेड यूनियंस। ये लेकिन क्यों नहीं करा सकते, ये हम इसके अंदर फिर जो है वो डिस्कस होगा, तो उस चीज़ को हम पढ़ लेंगे। लेकिन मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप इसको पढ़ें भी, और इसको इन चीज़ों को एज ए नोट इसको आप लिखें। जितना आप लिखने की आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आप जो है अपना इनको जो है अपने तौर पे सवालात की जो है वो शक्ल में इसको लेकर आएँ, फिर उसको नीचे आप ख़ुद से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने आपको सिर्फ वही चीज़ जनरेट करनी है जो हमारे सामने आ जानी है, लेकिन पेपर कहाँ से आना है उसका कोई पता नहीं होता फिर। लेकिन उसके लिए आपको ये है कि इनको आप छोटे छोटे नोट्स की शक्ल में जो आप इनको जो है लिखते रहें, तो ये आपके लिए बहुत सूदमंद रहेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।